हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक है वो है आतर्व चक्र। तो ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जैसे इसको आतर्व चक्र को रज चक्र, मासिक चक्र, या एक और नाम इसका ऋतुस्राव चक्र, ऋतुस्राव चक्र भी कहते हैं। तो 1, 2 और 3 नाम, 4 नाम होंगे इसका इस पार्ट पे। तो इसमें जो मेन परिभाषा है वो क्या होगी, तो देख इसकी रिपीट कर देते एक तरह से। स्त्रियों में प्रतिमाह एक निश्चित समय बाद गर्भाशय के योनि मार्ग द्वारा रक्त स्रावित होता है, इसे ऋतुस्राव चक्र या आतर्व चक्र या रज चक्र या मासिक चक्र कहते हैं। इस प्रकार से इसकी परिभाषा है। अब चक्र नाम क्यों हुआ, क्योंकि प्रति महीने में दोहराया जाता है, तो एक चक्र के रूप में होता है और ये 28 दिनों का होता है। इसमें मेन चीज वो है कि यह जो है यह 12 से 14 उम्र से प्रारंभ होकर 45 या 50 वर्ष तक जारी रहता है। यह 12 से स्त्रियों में 12 या 14 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होता है, इसे रजो दर्शन, कल भी आपको मैंने इसका समझाया था, इसको रजो दर्शन मेनार्ज कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये याद रखना है। ये 12 या 14 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होकर 45-50 वर्ष की उम्र तक जारी रहता है। और कहने का अर्थ है कि इस अवस्था तक ही गर्भधारण की प्रक्रिया हो सकती है। इसके बाद स्वतः ही जो है गर्भधारण की प्रक्रिया नहीं होती है। जबकि पुरुषों में जो शुक्र जनन की प्रक्रिया वह आजीवन प्रारंभ रहती है, यानी आजीवन तक होती रहती है। इसका मतलब हुआ कि अंड जनन की जो प्रक्रिया है, अंड जनन का मतलब अंडाणुओं का निर्माण, जो अंड जनन की प्रक्रिया है ये 12 वर्ष या 14 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होकर के और 45 से 50 वर्ष तक जारी रहती है। इसके बाद फिर जो ये मतलब ये प्रक्रिया समाप्त होती है, उसका मतलब है कि अंड जनन की प्रक्रिया भी समाप्त होगी। उसके बाद फिर गर्भधारण की प्रक्रिया नहीं होगी।
और स्त्रियों में ये 12 वर्ष या 14 वर्ष की उम्र से प्रारंभ हो करके, और ये मतलब प्रारंभ होता है, इसे क्या कहते हैं, रजो दर्शन, अर्थात क्या कहा जाता है, इसको मेनार्च कहा जाता है। ये अंग्रेजी में भी कई शब्द होते हैं, जैसे मेनार्च कहा जाता है, मेनार्च कर देते हैं इस टाइप से ये। तो इसके बाद यह 45-50 वर्ष की उम्र में बंद हो जाता है, यानी ये प्रक्रिया जो है 45 से 50 उम्र की उम्र में बंद हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, इसको रजोनिवृत्ति कहते हैं, यानी कि मेनोपॉज बंद हो जाता है, इसे रजोनिवृत्ति। मेनोपॉज कहा जाता है, ये आपको पहले बताया था, मेनोपॉज। इस प्रकार से ये प्रक्रिया थी। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो एक और इसमें याद रखना ये चीज, जैसे क्वेश्चन में आया ना, तो यह चक्र 28 दिन का होता है। और उसके बाद चलते हैं आतौर चक्र की प्रावस्थाएं। आतर्व चक्र की प्रावस्थाएं। तो आतर्व चक्र की 4 प्रावस्थाएं होती है। एक तो आतर्व प्रावस्था, ये आपको कल भी समझाया था मैंने। एक तो होती है आतर्व प्रावस्था, दूसरी फूट की अवस्था, फूट की प्रावस्था, तीसरी अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग प्रावस्था, अंडोत्सर्ग प्रावस्था। और चौथी है पीतपिंड, पीतपिंड प्रावस्था। तो ये जो पहले वाली प्रावस्था है, तो आपको कल भी समझाए थे 3 से 5 दिन की, 3 से 5 दिन, ये 5 से 6 दिन, यानी कि 1 दिन की होती है। इसमें जो एंडोमेट्रियम जो स्तर होता है वो क्या हो जाता है, वापस बन जाता है। और उसके बाद ये अवस्था 6 से 14वें दिन, मतलब जैसे थेरा भी माना जा सकता है, इसको थेरा भी लिख सकते हैं, लेकिन 14वें दिन मतलब ये होती है। तो 6 से 14वें दिन, तो ये 6 से 13 तक तो है ये, जैसे 6 से 13 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो है 14 तक माने जाएगा, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे अपन, क्योंकि 14वें दिन जो है ना, जो ग्राफिन जो फूटक होता है वह फटता है वो। और फिर ये है पीतपिंड अवस्था। तो पीतपिंड अवस्था जैसे अब यहाँ पर आ गई ना, ये 13वें दिन, तो इस प्रकार से कि क्या, इसको क्या लिखेंगे अपन, 15वें से 28वें दिन।
15वें से 28वें दिन। यानी इसमें कंफ्यूजन मत होना, ये यहाँ पर 6 से 14 भी हो सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ आएगा ना, जैसे मान लो ये 15 है तो फिर 14 वहाँ गया, क्योंकि इसमें 14 भी शामिल है एक तरह से ये। तो इस प्रकार से ये टाइम पीरियड है, पिक से मतलब ये है ना। इसी के दौरान ये नाम आ रहा है ना अंडोत्सर्ग, तो 13वें दिन के बाद अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया है, यानी ग्राफिन फोटक फट जाता है, तो 14वां दिन होता है मतलब फटने का क्रम ये। इस प्रकार से ये, तो इसमें पहला जो अवस्था है उसका अध्ययन करते हैं हम, आतर्व प्रावस्था। तो इसके बारे में देखिए, वही पहला ये 3 से 5 दिन की होती है। आतर्व प्रावस्था कितने, 3 से 5 दिन की होती है। और इस अवस्था में क्या होता है, एंड्रोमेटियम का जो स्थायी स्तर होता है, जिसका नाम होता है स्ट्रेटम पंक्सेनेलिस। एंड्रोमेटियम गर्भाशय का स्तर, थोड़ा बड़ा करके समझा देते हैं। इसका बाद देखेंगे, अंडवाहिनियां दोनों तरफ ही है, और यहाँ पर ये अंडाशय पाए जाते हैं बाहर की तरफ एक तरह से। ये अंडाशय, ये अंडवाहिनियां इस प्रकार से घूम करके और कीटनुमा संरचना बनाती है दोनों ओर, ये कीटनुमा संरचना। तो ये तो क्या हो गए, अंडाशय दोनों के दोनों। तो ये जो ये गर्भाशय का जो स्तर होता है, ये तो इसमें 3 स्तर पाए जाते हैं गर्भाशय में। इसमें सबसे बाहर का जो स्तर होता है ये एंड्रोमेट्रियम, ये इस प्रकार से। तो देख इसमें तो लाइन अपनी चलेगी है, इस अवस्था में गर्भाशय का एंड्रोमेट्रियम, इस अवस्था में गर्भाशय के लिख सकते हैं, इस अवस्था में गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर का अस्थायी स्तर, अभी इसका नाम बताया था, क्या नाम था उसका, अच्छी तरह याद होगा आपको। तो उसका जो नाम होता है वो होता है उसका जो है ना स्ट्रेटम पंक्सेनेलिस। स्ट्रेटम पंक्सेनेलिस, स्ट्रेटम पंक्सेनेलिस, ये याद रखना है शब्द आपको। इस अवस्था में गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर का अस्थायी स्तर, क्योंकि ये प्रतिमा बनता है इसलिए, एंडोमेट्रियम तो स्थायी स्तर है, ये जो गर्भाशय रहता है ये। तो इसका एंडोमेट्रियम तो क्या है, स्थायी स्तर है, लेकिन इसमें बाहर की तरफ एक जो परत बनती है ना, तो वो प्रतिमा नई परत बनती है, जिसका नाम क्या होता है, स्ट्रेटम पंक्सेनेलिस। तो मेन स्टुलुक साइकिल के दौरान अर्थात एमसी के दौरान ये पंक्शनी जड़ता है, यानी गिरता है, यानी टूट जाता है। कारण इसमें स्थित जो रक्तवाहिनियां हैं, देखिए अच्छी तरह से थोड़ा बड़ा करके, ये वेजिना मार्ग और ये एंडोमेट्रियम स्तर,
अब इस एंडोमेट्रियम इस तरह की संरचना ऐसे देखिए, इसमें क्या गुजरती है, रक्तवाहिनियां गुजरती है, बारीक बारीक रक्तवाहिनियां और ग्रंथियां रहती है। और इसका स्पर्क हो गया स्ट्रेटम पंक्सेनेलिस। तो जो ये स्ट्रेटम पंक्सेनेलिस टूटता है तो ये जो रक्तवाहिनियां होती है और ग्रंथियां हैं ये फट जाती है। ये फट जाती है, फटती क्यों है कि इसमें प्रतिमाह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसमें अचानक गिरावट आ जाती है, यानी अचानक कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप ये रक्तवाहिनियां और ग्रंथियां फट जाती है। और फटने के फलस्वरूप यहाँ से जो है ना ये ब्लड स्रावित होता है। कहाँ से, गर्भाशय से, जो वेजिना मार्ग द्वारा बाहर निकलता है। इस प्रकार से ये इसमें ये अवस्था होगी। इसके बाद चलते हैं इस स्तर में, इस स्तर में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, मादा हार्मोन दोनों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो किसके द्वारा स्रावित होते हैं, अंडाशय के द्वारा। तो माना जाता है अंडाशय के द्वारा, लेकिन मेन इसका जो है ना जो स्रावित स्तर होता है पीत पिंड अर्थात कार्पस ल्यूटियम। तो इस स्तर में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की अचानक कमी होने के कारण रक्तवाहिनियां, रक्त कहाँ की, गर्भाशय की, रक्तवाहिनियां व ग्रंथियां फट जाती है, जिससे रक्त स्रावित होता है। रक्त यानी योनि मार्ग द्वारा, इससे रक्त स्रावित होता है। तो ये जितने भी जो घटनाक्रम है, जैसे उदाहरण के रूप में देखिए 1 2 3 घटनाक्रम, चाहे तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं यहाँ से। जैसे हार्मोन की अचानक कमी हो जाती है, फिर वर्णन तो अपन को करना है, अपन को हमारे को तो ये पता रखना है कि किस में क्या हो रहा है, मतलब किस घटनाक्रम में, यानी किस अवस्था में कौन से घटनाक्रम हो रहे हैं। इस प्रकार से ये 3 घटनाक्रम में होते हैं इस अवस्था में। इसके बाद दूसरी अवस्था चलेंगे, ऊतकीय अवस्था। नंबर 2 में ऊतकीय प्रावस्था। अवस्था प्रावस्था एक ही होती है, ऊतकीय प्रावस्था। तो अब देख इसमें कौन कौन से घटनाक्रम होते हैं दूसरी ऊतकीय प्रावस्था में। तो इसमें एंडोमेट्रियम, इसका टाइम पीरियड आपको याद है सही। इस अवस्था में, मतलब जो ये अवस्था होती है ना, कौन सी वाली, ऊतकीय अवस्था, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 से 6 दिन, यानी एक ही दिन में ये अवस्था हो जाती है। यानी एक दिन, इसमें यह लिख देते हैं इधर ताकि ध्यान रहेगा। यह 5 से 6 दिन, एक दिन की होती है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे वो
जो पहले वाली अवस्था चली थी वो 3 से 5 दिन चली थी, यानी कि 3 से 5 दिन तक जो वेजिना मार्गे ये गर्भाशय का एंडोमेट्रियम स्तर, ये गर्भाशय का एंडोमेट्रियम स्तर, और इसी के द्वारा जो अंदर के रक्तवाहिनी ग्रंथियां टूटी थी या फट गई थी उससे रक्तस्रावित होता है। तो जो रक्तस्रावित होता है वेजिना मार्ग द्वारा, जिसको अपन सामान्य भाषा में एम्सियाना कहते हैं, तो ये 3 से और 5 दिन तक ब्लड स्रावित होता है। तो वो तो था इसका ना पूर्ट की अवस्था में। तो ये जो एंडोमेट्रियम स्तर जो टूटा था, इस अवस्था में उससे वो है ना पुनरुद्भवन होता है, यानी कि पुनः बन जाता है वो स्तर। इस प्रावस्था में एंडोमेट्रियम, क्या है ना, एंडोमेट्रियम गर्भाशय स्तर है ना, तो इस प्रावस्था में एंडोमेट्रियम स्तर पुनर्निर्मित होता है। इस प्रावस्था में रक्तवाहिनियों ग्रंथियों व ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत होती है। तो इस प्रकार से ये 1 2 3 ये इसकी प्रक्रिया है, किसकी, पूट के प्रावस्था की। और इसमें क्या होता है, अब इसके अंदर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है उसका स्रवण अधिक होता है, इसमें खासकर एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन का अधिक निर्माण व स्रवण होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का अधिक निर्माण व स्रवण होता है। तो 4 इसकी होगी, 1 2 3 4, यानी ये 4 जो ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते इस प्रकार से कि ये पूट की अवस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार से ये अवस्था थी। और इसके बाद जो चलते हैं वो है अंडोत्सर्ग अवस्था, और अंडोत्सर्ग जो प्रावस्था है वो 6 से 13वें दिन की होती है। नंबर 3 अंडोत्सर्ग प्रावस्था, नाम से पता लग रहा है इसमें, यानी अंडोत्सर्ग अर्थात अंडों का उत्सर्जन। तो जो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया है वो कितने 6 से 13वें दिन ये प्रक्रिया या ये प्रावस्था 6 से 13वें दिन तक होती है। 6 से 13वें दिन होती है। कौन सी प्रक्रिया, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया। और इसमें 14वें दिन जो अंडाशय का जो ग्राफिन फूटक होता है वो फट जाता है और जिससे अंडाणु मुक्त होता है।
14वें दिन अंडाशय का ग्राफियन ऊतक, ग्राफियन का मतलब परिपक्व ऊतक, परिपक्व ऊतक को ही क्या कहा जाता है? ग्राफियन ऊतक कहा जाता है। तो 13वें दिन अंडाशय का ग्राफियन ऊतक फट जाता है। जिससे परिपक्व अंडाणु मुक्त होता है, इसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। और इस अवस्था में जो है ना, सबसे प्रमुख बात है कि एलएच जो हार्मोन है वो इस अवस्था को नियंत्रित करता है। ये प्रावस्था एलएच का पूरा नाम हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो ये प्रावस्था एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। एलएच का समझ जाना अर्थ, एलएच का पूरा नाम होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इस प्रकार से ये 3 जो है चरण यानी 3 घटनाक्रम अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया में होते हैं। और अब चले पीतपिंड अवस्था। नंबर 4 में पीतपिंड प्रावस्था। पीतपिंड प्रावस्था, इसमें जो 2 पिंड होते हैं, एक तो कार्पस ल्यूटियम और एक होता है कार्पस एल्बिकेंस। इसमें भी जो जैसे सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन मिलाते हैं इसके। तो इसमें देखिए, तो ये जो घटनाक्रम है पीतपिंड वाला, ये 15वें से और 28वें दिन का होता है। ये प्रावस्था 15 से 28 दिन की होती है। 15 से 28वें दिन की होती है। और इस प्रावस्था में क्या होता है? प्रमुख रूप से जो है ना, ग्राफियन जो ऊतक है वो क्या है? वृद्धि करता है। तो फटे हुए ग्राफियन ऊतक की क्या होती है? इसमें वृद्धि होती है। और जो कोशिकाएं रहती है वह इस ग्राफियन ऊतक जो फटा था ना, उसको क्या है? बंद कर देती है। इस प्रावस्था में फटे हुए ग्राफियन ऊतक की वृद्धि होती है और
यह बंद हो जाता है, बंद हो जाए, यानी फटा हुआ, जैसे ये बाग है ना, ये ग्राफिन फूटक है। अब यहाँ से फटा था, फटने से इसमें क्या है, अंडाणु मुक्त हुआ था। तो ये जो है ना, अंडाणु मुक्त होने के बाद कौन से दिन में, 15 से इसके घटनाक्रम चलता है, इसमें ये बंद हो जाता है, ये यानी वापस उस रूप में धारण कर लेता है ये। तो आगे हालांकि इसको जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो ये बंद हो जाता है। ये जो ग्राफिन फूटक जो बना है, वह काय का बना है, परिपक्व फूटक का बना है। और ये जो ग्राफिन फूटक है जो बंद हो गया, अब कौन सी संरचना में बदल जाता है, ये बदल जाता है एक विशेष प्रकार की जो संरचना है, उसको क्या कहते हैं, पीत पिंड, बंद हो जाता है। और यह एक विशेष संरचना, एक विशेष संरचना पीत पिंड, यानी कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, यानी वापस उसी आकार का हो जाता है जो फली आकार का था। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और ये जो कार्पस ल्यूटियम है, ये क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का अधिक मात्रा में स्राव करता है, अधिक निर्माण करता है। शॉर्ट में लिख देता हूं, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम अधिक मात्रा में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, तो कार्पस ल्यूटियम अधिक मात्रा में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का श्रवण करता है, श्रवण करता है। अब अधिक मात्रा में ये बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे बदलाव आते हैं कि जो है ना, अच्छा इसमें एक और ध्यान रखना, ये इनका अधिक मात्रा में निर्माण क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है गर्भाशय की भित्ति किस लिए फटी थी, जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, गर्भाशय की कौन सी भित्ति, एंड्रोमेट्रियम स्तर, कब फटा था, जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा में अचानक गिरावट आ गई थी। और गिरावट आते क्या हुआ था, एंड्रोमेट्रियम का स्ट्रेटम पंख से नेलिस जो स्तर है वो जड़ गया, यानी कि गिर गया था वो। और उसका कारण क्या हुआ कि रक्तवाहिनियां और जो ग्रंथियां होती वो फट जाती, जिससे ब्लड निकला था। तो इस प्रकार से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है, तो उसकी अधिक मात्रा में श्रवण हुआ। लेकिन होगा क्या, ये गर्भाशय की जो भित्ति है, एंडोमेट्रियम स्तर, उसको अंडाणु के रोपण के लिए क्या करेंगे, तैयार करेंगे। शॉर्ट में लिख देते हैं, एस्ट्रोजन व पूरा लिख देते हैं, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय की भित्ति को, गर्भाशय की भित्ति को निषेचित अंडाणु के रोपण के लिए तैयार करते हैं।
अगर इन दोनों हार्मोन की मात्रा में कमी आ जाती है तो आपने देखा होगा निषेचन की जो प्रक्रिया होने के बाद भी सामान्य भाषा में कहते हैं गर्भधारण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो उसके बाद अगर ज़्यादा हार्मोन की, इसलिए ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट में अगर इन दोनों हार्मोन की मात्रा में कमी आ रही है तो फिर बाहर से इंजेक्शन लगाए जाते हैं इन्हीं हार्मोन के, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। काहे के लिए रहा है? रोपण के लिए। क्योंकि जो निषेचित होगा अंडाणु वो क्या होगा, कहाँ पर आएगा? गर्भाशय में। पहले इस स्तर को पूरा कर देते हैं, फिर कल अलग से कार्पस ल्यूटियम और जो कार्पस एल्बिकेंस है इसकी प्रक्रिया को समझाएंगे। तो पहले तो देखो, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय की भित्ति को निषेचित अंडाणु के रोपण के लिए तैयार कर देते हैं। तो इस प्रकार से घटनाक्रम होता है। दूसरा, यदि निषेचन नहीं हुआ तो फिर कार्पस ल्यूटियम जो है ना कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। तो इसको ऊपर लिखते हैं। नंबर 1 की प्रक्रिया याद रखना, 15 से 28वें दिन की। 1, 2, 3 और 4, और इसमें 5वां पॉइंट है। यदि निषेचन नहीं होता है तो यह कार्पस ल्यूटियम, यानी कि पीतपिंड संकुचित यानी सिकुड़कर संकुचित, जबकि कार्पस ल्यूटियम तो गोलाकार अंडाकार फैला हुआ रूप होता है। यदि निषेचन नहीं होता है तो ये कार्पस ल्यूटियम पीतपिंड, यानी इसका दूसरा नाम है पीतपिंड, संकुचित होकर एक संरचना में बदल जाता है। अनियमित आकार की संरचना होती हो तो संकुचित होकर एक संरचना में बदल जाता है। जिसे कार्पस एल्बिकेंस इसे कार्पस एल्बिकेंस और दूसरा नाम इसका श्वेत पिंड कहते हैं। पुड़ी की मात्रा पिंड का छोटी है ना, पिंड, जिसे कार्पस एल्बिकेंस श्वेत पिंड कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 4th वाली स्टेज थी, कौन सी वाली? पीतपिंड अवस्था, इसमें ये परिवर्तन होते हैं। ये अब जैसे पीतपिंड कार्पस ल्यूटियम जो है पीतपिंड में कैसे बदला, इसको अलग टॉपिक में समझाना पड़ेगा, और ये आगे और भी काम आएगी संरचना। ठीक है भाई, कल पढ़ेंगे।